नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू में प्रकाशित जो भी महत्वपूर्ण खबर है उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और चर्चा करने के साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नज़रिए से हैं महत्वपूर्ण हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं अंदर कौन कौन सी खबरें हैं। पहला जो आपका खबर है एचसी सॉरी ब्लैक कलर आ गया। पहला जो खबर आपका है एचसी एक्वाई DUEX प्रोफेसर एंड 5 अदर इन मॉइस्चराइज लिंक के जो माओवादी केस में गिरफ्तार किए गए थे DU के प्रोफेसर और उनके साथ 5 लोगों को उनको हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है। इसके रिलेटेड जो अधिनियम है उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वह बेहद ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आइए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। फॉरेन स्टेट एक्शन स्टेट्स इलीट फंड इन पेटीएम बैंक अकाउंट जो आपका फॉरेन स्टेट होल्डर हैं उनका इनलीगल रूप से आपका पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया गया है जुआ और अन्य दृष्टिकोण अन्य तरीके से, जिसके चलते इस पर वह जुर्माना भी लगाया गया है। उसके संदर्भ में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला आपका है महत्वपूर्ण खबर है यूपी रिमूव चेयरपर्सन ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ओवर द पेपर लीक। जो आप लोग जैसा जानते हैं 17-18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था और उसका जो पेपर कराया जाता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कराया जाता है। तो वहीं पेपर आउट हो गया था और 24 फरवरी को इस पर यूपी सरकार ने डिसीजन लिया और डिसीजन लेते हुए इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इस पर जांच हुआ तो जांच में कई संदिग्ध लोग पाए गए। उसमें आपके जो चेयरपर्सन हैं उनको रिमूव कर दिया गया है और उनके जगह नए लोग को अपॉइंटमेंट किया गया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे चूँकि यूपी में इस समय पेपर लीक का बहार चल रहा है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। ग्रीन जॉब एंड प्रॉब्लम ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी। आपका जो ग्रीन जॉब क्या होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जो जेंडर डिस्पैरिटी है यानी कि असमानता है उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद अगली खबर है 7 मोर इंडियन फोर्स टू फाइट इन रशिया सिख गवर्नमेंट है। जो रूस में 7 लोग हैं भारतीय लोग हैं जो वहाँ की सैनिकों में उनका आरोप है कि उनको लगा दिया गया है और वह वापस भारत आना चाह रहे हैं और भारत सरकार से वह हेल्प मांग रहे हैं। इस खबर को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि यह इंटरनेशनल इशू है। यूक्रेन और रशिया आप लोग जैसा जानते हैं 24 फरवरी 2022 से जो युद्ध चल रहा है 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और वह इंटरनेशनल लेवल पर 2 भागों में विश्व बट गया है इस युद्ध को लेकर। तो उससे अगर भारतीय कोई वहाँ पर सैनिक में रिक्रूट हो रहे हैं तो उससे लेकर क्या मुद्दा बन सकते हैं उस पर भी हम लोग डिटेल से जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद अगली जो खबर है इंडियन ट्रूप्स आउट मालदीव इंक डिफेंस पैक्ट विथ चाइना। आप लोग जैसा जानते हैं भारत की जो सेना है उसके जो ट्रूप हैं वहाँ पर ट्रूप के डिप्लॉय किया गया था और जब से राष्ट्रपति मौजूद सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे उसके बाद आ भी गए और वह इन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था और बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ा था और भारतीय ट्रूपों को वापस वह वहाँ से बाहर निकल गए हैं और उनके जगह पर जो टेक्निकल स्टाफ है भारत की वह वहाँ पहुँच गई है। और इसके चलते चाइना का जो एंगल है चाइना ने
मालदीव के फेवर में वह करते हुए वहाँ पर अपने डिफेंस पैक्ट के थ्रू चाइना वहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर एक खबर आपको लोगों के लिए बहुत हल्की खबर है, चूँकि मैं इसलिए इसको लिया हूँ क्योंकि वहाँ पर एक जो इंडिगो आपकी फ्लाइट है, इसमें एक आदमी जो था वह आपका मुंबई में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया था। सॉरी मैं दे रहा हूँ, यह खबर ही ऐसी है, यह वैसी खबर कोई नहीं है, बस एक मनोरंजन के लिए, ताकि आप लोग इस पूरी न्यूज को देखते हुए एक हल्की खबर पढ़ने से आपका जो न्यूरॉन होता है वह एक्टिव हो जाता है और पढ़ने और देखने में मन लगता है। तो ये खबर आपकी है। और फिर उसके बाद अगली खबर है जो मेटा को लेकर, मेटा सफरिंग ग्लोबल आउटरीच ऑफ द फेसबुक इंस्टाग्राम एंड थ्रेटेन। तो इसको लेकर जो आपका मेटा है, मेटा आप लोग जैसा जानते हैं फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम और थ्रेटेन, इसका जो है कि मेटा पेरेंट्स है, मतलब सबसे जो टॉप लेवल की होती है कंपनी वह है। और इसने कल जो है थोड़ा कुछ देर के लिए इसमें दिक्कत आ गई थी, 2-2.5 घंटे के लिए, उसके चलते इसे बंद करना पड़ा। उस खबर को भी हम लोग देखेंगे। अगला जो आपका है चाइना डिफेंस बजट अप 7.2%, टारगेट 5% जीडीपी ग्रोथ। चाइना ने अपना जो डिफेंस बजट है वह 7.2% की वृद्धि की है और वह फोरकास्ट किया है अपना जो ग्रोथ है वह 5% के अराउंड रहने का। और अगली खबर आपका है फिलीपींस एंड चाइनीज वेसल कोलाइड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। जो आपका दक्षिण चीन सागर है, जो विवादित एरिया है, वहाँ पर चीन की और आपका फिलीपींस की जो नावें होती हैं वह आपस में टकरा गई हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। उस खबर को भी हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद आपका अगली खबर है हैव इंडिया हेल्थ सेंटर रियली कोलैप्स। यह एक एडिटोरियल आपका पहले आया था EPW में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल में, उसमें जो यह खबर आया था, इस खबर को भी द हिंदू उठाया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करीब 5 राज्यों का डेटा लिया गया है और वहाँ बतलाया गया है जो 3 टियर जो आपके होते हैं कम्युनिटी सेंटर जो होते हैं हेल्थ वाले, उनको लेकर डेटा बहुत अच्छा प्रकाशित किया गया है, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है कि क्या वर्तमान समय में हमारा हेल्थ सेक्टर वास्तव में सफ़र कर रहा है। फिर उसके बाद एक कल की खबर है, यह छूट गई थी, मूडी राइज इंडिया जो 2024 जीडीपी फोरकास्ट शार्पली 6.8%। जो मूडी है इंटरनेशनल जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, यह भारत की ग्रोथ रेट को 2024 के लिए 6.8% फोरकास्ट की है, भविष्यवाणी की है, इसी पर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पहला जो आपका जिससे आपका एडिटोरियल या तो खबर है उसी से रिलेटेड या क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कब आया था। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न उठा दिए जाते हैं जी। इसका आपका इंग्लिश में है व्हेन डिड द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कम इनटू फोर्स। UAPA के बारे में कहा जा रहा है। पहला आपका ऑप्शन है 1980, बी आपका ऑप्शन है 1975, सी आपका ऑप्शन है 1967, डी आपका ऑप्शन है 1998। तो इस पर हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे आगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बतलाइए धन शोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ पर लागू पूछा गया है व्हेन वाज द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेड। पहला आपका ऑप्शन है 2005, बी आपका ऑप्शन है 2002, सी आपका ऑप्शन है 2001, डी आपका ऑप्शन है 1999। तो आपका जो यह अधिनियम जो आया था वह 2002 में आया था और आप लोगों को यह बतलाना है कि यह कब लागू हुआ था।
चूँकि इसके बारे में जिक्र मैं आगे वाले जो टॉपिक रहेंगे उसमें उसी से यह रिलेटेड है। अगला आपका क्वेश्चन है, यही सेम उत्तराखंड पीसीएस में आपका आया हुआ था। व्हेन वाज, पहले हम लोग हिंदी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILO कहा जाता है, और इसका जो मुख्यालय है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 185 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान समय में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला आपका ऑप्शन है 1945, बी आपका ऑप्शन है 1950, सी आपका ऑप्शन है 1910 और डी आपका ऑप्शन है 1919। आपका इंग्लिश में देख लेते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज? 1945, 1950, 1910, 1999। इसके बारे में हम लोग डिटेल आप लोग जब देखेंगे बढ़िया से तो इस सब का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज? पहला आपका ऑप्शन है 2005, 1999, 2008, 2010। तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसका ऑप्शन आप लोग आगे देखेंगे वीडियो तो मिलेगा। इसके बारे में मैं बतला दूं, यह RBI के द्वारा स्थापित किया गया था, और यह कंपनी अधिनियम 2013 जो है उसके अंतर्गत, उसकी धारा जो 8 है, इसके अंतर्गत यह जो है आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मूडी ने भारत की 2024 की सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है? ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में अक्सर पूछ देते हैं, जो ऐसे हों कि जिससे सकारात्मक भारत की GDP ग्रोथ दिखाया जाए, तो वैसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन उठाया गया है। पहला आपका है 6.8%, बी आपका ऑप्शन है 5.8% और सी आपका ऑप्शन है 8.6% और डी आपका ऑप्शन है 6.2%। आइए हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय मूडी इन 2024, मतलब कि इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग कल मेरा वीडियो देखे होंगे तो यह प्रश्न कर लेंगे, और इसका मैं जिक्र अभी करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यह अंदर इसका नहीं है डिटेल, इसको कल ही मैं पढ़ा दिया था। सर्वाइकल कैंसर के लिए तैयार 90, 70, 90 तीन स्तंभ यह है, 90, 70, 90 का नीचे दिए गए विकल्पों में से असुमेलित है। ऐसे प्रश्न आपके UPSC में भी उठाए जाते हैं और स्टेट PCS जो होता है वहां पर भी उठाए जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन है 90% 15 वर्ष की से कम की जो लड़कियां होती हैं उनको पूरी तरह टीकाकरण करना। फिर अगला आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है 70%, जो 35 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं उनका स्क्रीनिंग करना। और डी आपका ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन है 90% प्री कैंसर उपचार करना। और डी आपका ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका, पहले हम लोग इंग्लिश भी देख लेते हैं। प्रिपेयर फॉर सर्वाइकल कैंसर 90, 70, 90 द 3 पिलर, यह जो है आपका 3 पिलर है। पिलर विच आप ऑप्शन गिवन बिलो इज मिसमैच, जो आपका असुमेलित है। तो पहला आपका ऑप्शन है 90% कंप्लीट वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल अप टू 15 ऑफ एज, और आपका अगला ऑप्शन जो है 70% स्क्रीनिंग ऑफ वुमेन एज 35 टू 45 ईयर्स। फिर आपका सी आपका ऑप्शन है 90% प्री कैंसर ट्रीटमेंट, और डी आपका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है।
कल का मेरा अगर आप लोग वीडियो फॉलो किए होंगे तो यह आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही मंत्र यह क्वेश्चन का आप लोग आंसर आप लोगों के दिमाग पर आ गया होगा। यहाँ पर 90 70 और 90 जो है, यानी कि टोटल जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उसमें से 90% लड़कियों को जो जिनका एज आपका 15 साल तक है, चूँकि रखा गया है टारगेट 9 साल से लेके 14 साल के बीच की लड़कियों को टीकाकरण करना, और उनको आपका टीकाकरण करना, यानी कि जितनी भी अगर 100 जनसंख्या है तो 100 जनसंख्या में 90 जो लड़कियां हैं उनको फुली टीकाकरण किया जाए। यह आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत जो है वह विश्व का ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर में दूसरे स्थान पर है, और यह मोस्टली ऐसे जगहों भारत में ऐसे देखा जा रहा है जो मिडिल इनकम फैमिली है या मिडिल हाउस होल्ड हैं, वहाँ पर यह आपका सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। फिर उसके बाद आपका है 70% आपका जो भी महिलाएं हैं, जो मान लीजिए जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया टारगेट के अंतर्गत, तो उनको क्या किया जाए, उनका स्क्रीनिंग किया जाए, उनका जांच किया जाए, और जांच करने में अगर उनके अंदर कैंसर के सिम्टम पाए जाते हैं तो उनको आपका उनका स्क्रीनिंग किया जाए, और उसमें से जितनी भी महिलाएं पाई जाती हैं कैंसर की, उसमें से यह टारगेट रहे कि 90% महिलाओं का प्री कैंसर उपचार किया जा सके, यानी कि यह भी ऑप्शन आपका सही है। अगर डी ऑप्शन की बात की जाए तो डी ऑप्शन इसमें जब आपका ऊपर से कोई भी तीनों ऑप्शन आपके गलत नहीं है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है यह सबसे अच्छा है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। उससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉच आवर जो है, जो नॉट सब्सक्राइबर हैं उनकी ज़्यादा संख्या है, जबकि सब्सक्राइबर जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। HC एक्विट DUEX प्रोफेसर 5 अदर इन माओवादी लिंक केस, जो माओवादी से जुड़े होने के लिंक केस पर लगाया गया था उससे संबंधित उस केस में जो हाई कोर्ट था, नागपुर का बेंच था, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत वहाँ पर जो लाइफ सेंटेंस दिया गया था उस मामले में बरी कर दिया गया है, उसमें इनको छूट दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है, इन पर जो केस लगाया गया था वह अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत लगाया गया था, और यह जो अधिनियम जो आया था UAPA, यह आपका आया था 1967 में, और इसमें अभी हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, और उसको आप लोग जाकर डिटेल में देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो यह 5 मार्च को जो साईं बाबा DU के प्रोफेसर हैं उनको इस मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया गया है, और फिर उसके बाद और जो अदर 5 लोग थे उनको भी इस केस से बरी कर दिया गया। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। SC डिसमिस मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट शिव कुमार जो हैं, इनका पूरा नाम DK शिव कुमार हैं, और यह कांग्रेस के कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ आपका वर्तमान समय में वहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट जो थी वह आपकी ट्यूसडे को यानी मंगलवार को डिसमिस कर दी, जो प्रोसीडिंग था इनसे संबंधित, जो ईडी के थ्रू यह मामला दर्ज किया गया था, और ईडी का जो स्थापना किया गया था वह आपका 1 मई 1956 को किया गया था। यह भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और इसके तहत आपका जो DK शिव कुमार हैं, इन पर आपका लगाया गया था जो अधिनियम के तहत, वह आपका
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आपका आया था 2002 में आया था। यह अधिनियम PLM 2002 में आया था और यह लागू जो हुआ था वह 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। और इसमें जो था इनके ऊपर जो इनरेगुलरिटी लगाई गई थी, यह कंप्लेन आपका 2018 में इनकम टैक्स के द्वारा इनको इनकम टैक्स में कई मामलों में यह देखा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड यह जो चीज़ें थी इनको पाया गया उसमें दोषी। तो वहीं यह चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से इनको केस में इनको डिसमिस कर दिया गया है, मतलब इनके केस को खारिज कर दिया गया है, यानी ये बरी हो गए हैं। और साथ ही साथ आपका जो इन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस चल रहा था और जो डिफरेंट पीपुल फॉर द पर्पज ऑफ द काउंसिलिंग द अनअकाउंटेड एंड इलीगल मनी, इनके पास जो पाई गई धन थी वह अनअकाउंटेड और आपका इलीगल मनी के रूप में पाई गई थी और प्रोजेक्टिंग एज ए अनटेंड प्रॉपर्टी इनके यहाँ देखी गई थी। इसी के चलते इन पर यह मामला दर्ज हुआ था। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। फॉरेन स्टेट एक्टर, जो विदेशी एक्टर हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, स्टेट फंड इन पेटीएम बैंक अकाउंट। यह देखा गया है कि जो पेटीएम है, पेटीएम की स्थापना जो हुई थी आपकी, अभी हम इस पर जिक्र करेंगे। पेटीएम की स्थापना जो की गई थी वह अगस्त 2010 में की गई थी, अगस्त 2010 में की गई थी और विजय शेखर शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए हम लोग पेटीएम के बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्या मामला है। एक्सटेंसिव इलीगल एक्टिविटी पाया गया था और यह जो फॉरेन स्टेट हैं हु चीट lakhs of Indian by the offering fraudulent service including the prohibited gambling activity and dating service। इन चीज़ों में जो डेटिंग सर्विस है और गैम्बलिंग जो जुआ वाले हैं, इसमें लाखों जो भारतीय थे उनको धोखा देने के आरोप इस पर लगे हैं। और उसी के चलते जो आपका पेटीएम पर जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा 5.49 करोड़ रुपए का आपका फाइन लगाया गया था। पेटीएम, चूंकि इस समय पेटीएम पर बहुत ज़्यादा ट्रिकल चल रहा है। और आपका यहीं पर बात किया जाए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो की गई थी आपका 2008 में की गई थी और यह स्टेबलाइज जो हुआ था RBI के द्वारा किया गया था। और इसको 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत, उसकी धारा जो 8 है उसके अंतर्गत इसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो परिभाषित किया गया है। और आपका इसमें यह भी देखा गया था साइबर क्रिमिनल अपराध भी जो हैदराबाद लॉगिंग है उसके द्वारा भी इस पर FIR दर्ज किया गया था। यही मेन इस खबर है, इस न्यूज की खबर है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। यूपी रिमूव चेयरपर्सन ऑफ यूपी आप पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ओवर पेपर लीक। जो पेपर लीक आपका हुआ था यूपी कांस्टेबल का, हमारा जो द क्लासमेट गुरु है वहाँ पर भी आप लोगों को यह जो यूपी पुलिस से रिलेटेड जो पेपर कराया जा रहा है उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, जो अगले 6 महीने में माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वह कराने की घोषणा किए हैं। तो आप लोग निराश होकर मत बैठिए, अपनी तैयारी को और बूस्ट देते हुए पुनः टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। जो चेयरपर्सन थी आपकी, उनका नाम है आपका रेणुका मिश्रा और यह 1990 बैच की IPS अधिकारी हैं, यही इसकी चेयरपर्सन थी।
और जब यह पेपर आउट हुआ आपका 17-18 फरवरी को जो हुआ था, तो बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था जो प्रयागराज है और लखनऊ है और बनारस है और अन्य शहरों में उत्तर प्रदेश के। तो फिर सरकार दबाव में आकर जब एविडेंस मिल गया तो 24 फरवरी 2024 को यह पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 6 महीने, अगले 6 महीने में यह पुनः पेपर कराने की घोषणा की जाती है। तो उसके बाद जब जांच किया जाता है तो जांच में इनकी संलिग्धता पाई जाती है, तो उसके बाद इनको हटाते हुए आपका जो विजिलेंस विभाग के जो डायरेक्टर हैं आपके राजीव कृष्णा, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है नए उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। आइए हम लोग अगला खबर देख लेते हैं। ग्रीन जॉब एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, इसको भी मैं बतला चुका हूँ, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। यहाँ पर दिया गया है द ट्रांजिशन ऑफ टू लो कार्बन डेवलपमेंट हैज पोटेंशियल टू एड अबाउट 35 मिलियन ग्रीन जॉब इंडिया बाई 2047। 2024 तक भारत में जो है 35 मिलियन जॉब को ऐड किया जाएगा, जो आपके ऐसे जॉब होंगे जो कि लो कार्बन ट्रांजिट से संबंधित होंगे। अगर आईएलओ की बात की जाए तो आईएलओ की स्थापना जो हुई थी 1919 में की गई थी। आईएलओ डिफाइन द ग्रीन जॉब डिसेंट जॉब दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंशन और रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। वे जॉब, वे नौकरियां जो कि आपकी जो पर्यावरण के संरक्षण और उनको सुरक्षित रखने से संबंधित होती हैं, उन्हीं को आपका ग्रीन जॉब के रूप में परिभाषित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। अगर मान लीजिए कभी कहीं पूछा जाए आपको परीक्षा पेपर में लिखने के लिए, तो आप आईएलओ का लिख के यह परिभाषा लिखेंगे तो आपका जो नंबर है वो बूस्ट हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ पर ग्लोबली मेन आर लाइकली ट्रांजिशन टू ग्रीन जॉब फास्टर देन वुमेन। जो महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष हैं उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका ग्रीन जॉब की तरफ है। आइए, इवन एज इंडिया इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2050% बिटवीन 2015 टू 2021। 2015 से लेके आपका 2021 के बीच में यह देखा गया है कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी है वह 250% बढ़ा है। यानी कि आपका 2015 में 1% था, तो इस समय आपका बढ़ के 250% के बराबर हो गया है। वुमेन कंप्राइज मेरली 11% ऑफ वर्कर इन द सोलर रूफटॉप सेक्टर। जो आपकी महिलाएं हैं वह आपकी सिर्फ 11% हैं जो कि रूफटॉप जो सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है उस क्षेत्र में। द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल 2019-20 शो दैट वुमेन वर्कर आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन इंडस्ट्री सच एज एपियर, टेक्सटाइल, लेदर, फूड एंड टोबैको। जो कि आप देखा गया है 2019-20 का जो इंडस्ट्रियल आईआईपी जिसे कहा जाता है, उसमें यह देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वह आपका टेक्सटाइल क्षेत्र में देखा गया है, लेदर के और फूड और आपका टोबैको क्षेत्र में देखा गया है। इन कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2009 रिपोर्ट शो दैट men comprise 85% work force in sectors such as infrastructure, transport, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो आपके 2019 का भी यह डाटा है जो यह दर्शाता है कि जो 85% पुरुष हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, विनिर्माण, परिवहन और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर 100 पुरुष हैं मान लीजिए काम कर रहे हैं भारत में, तो
पुरुष जो हैं वह इसी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ए स्टडी इन 2023 द स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब इंडिकेट 85% ऑफ ट्रेनिंग फॉर ग्रीन स्किल वाज imparted for men while 90% of women believe that social norm limit their participation in training for green job। जो आपका 85% ट्रेनिंग है जो पुरुषों के लिए, वह आपके लिए पुरुषों के लिए है, जबकि उसमें से ओवर जो 90% है वह सोशल नॉर्म के चलते महिलाएं नहीं ज्वाइन करती हैं। और इसी तरह आपके आगे भी इस पर पूरी तरह जिक्र किया गया है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण आपका है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसमें यह बतलाया गया है कि जो महिलाएं हैं, जैसे जो स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और आपका इंजीनियरिंग, यहाँ पर है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं उसमें से लगभग आपकी जो 42% महिलाएं हैं, 42% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि जॉब करती हैं। अन्य जो 30.8% जो महिलाएं होती हैं वह इससे बाहर हो जाती हैं। जबकि अगर यह देखा जाए, अगर उनको भी प्रमोट किया जाए तो इसके चलते आप वुमेन एम्पावरमेंट बहुत तेज़ी में बढ़ सकता है। इसी पर आपका खबर है, इसको अगर आप लोगों से कहीं से PDF मिले तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, खासकर स्टेट PCS और आपका UPSC, उसमें इसके डेटा और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट फैक्ट हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। हैव इंडिया हेल्थ सेंटर रियली कोलैप्स, या आपका जो जीन ड्रेज हैं, रितिका खेरा, ऋषभ मल्होत्रा, इनका EPW में 2024 में आया था। यह बहुत ही अच्छी पत्रिका होती है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल वीकली, इसी में यह प्रकाशित हुआ था, उसी के आधार पर है। और इसमें यह बतलाया गया था कि भारत का जो आपका हेल्थ सेक्टर है वह क्या पूरी तरह ग्रेटेस्ट फेल्योर ऑफ इंडियन स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा जो फेल्योर है उसके बारे में बतलाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो कि आपका 3 टियर होता है, वहाँ पर 3 टियर मतलब कि आपके एक हो गया PHC, CHC और एक आपका वेलनेस सेंटर। वहाँ पर यह देखा गया है, वहाँ पर न तो कोई बिल्डिंग है और न ही कोई ड्रग्स है यानी कि दवाई है, और न ही डॉक्टर मौजूद होते हैं, और न ही कोई डायग्नोस्टिक की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आइदर सम एंड पीपुल वॉक फॉर माइल टू गेट, लोग मीलों तक यात्रा करते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए, वह हेल्थ सुविधाएं लेने के लिए उनको सब स्टैंडर्ड की दवाइयां और डॉक्टरों से उनके समझौता करना पड़ता है, और कहीं कहीं उन्हें मीलों जाना पड़ता है, उसी के आधार पर है। और इसमें जो बतलाया गया है आपका जो 3 टियर इसमें बतलाया गया है, सब सेंटर लेटर नेम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और आपका जिसको बाद में सब सेंटर को आपका नाम बदल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिया गया, और पब्लिक हेल्थ सेंटर जिसे PHC कहा जाता है, और फिर आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC कहा जाता है। 90% ऑफ दिस सेंटर आर लोकेटेड इन रूरल सेक्टर, इसमें से जो 100 टोटल हैं, 100 में से आपका 94 जो हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और बट रिपोर्ट शो दैट लेस देन 20% ऑफ देम फंक्शन इफेक्टिवली, उसमें से सिर्फ 20% आपके प्रॉपर काम कर रही हैं, पूरी तरह काम कर रही हैं। इतना हमारा हेल्थ सेक्टर कोलैप्स करने की स्थिति में है। और आपके 5 राज्यों का आपका डेटा दिया गया है, यह आपका है 241 हेल्थ सेंटर पर रिसर्च किया गया है, जो कि आपके 26 जिसमें CHC थे, और आपका 65 PHC थे, और आपका 150 सब सेंटर थे जो स्प्रिट अक्रॉस द बिहार,
बिहार से आपके 23 थे, छत्तीसगढ़ से 36 थे, हिमाचल प्रदेश यहाँ से 45 थे, और आपका झारखंड 37 और राजस्थान से आपके 100 थे। यहाँ पर जो सर्वे किया गया इन राज्यों में, तो कुछ राज्यों में स्थिति जो पहले से 10-20 साल पहले जो स्थिति थी उससे बहुत अच्छी वैल्यूएबल चेंज आया, जबकि अन्य राज्यों में स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। तो इस खबर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला आपका खबर है 7 मोर इंडियन फोर्स टू फाइट इन रसिया सिख गवर्नमेंट। आप लोग जैसे जानते हैं, भारतीय सेना में अगर जानते होंगे, भारत की दो तरह से, एक पैरामिलिट्री होती है और एक जो होती है आपकी मिलिट्री होती है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है आपका, इंडियन आर्मी, फिर बाद में इंडियन एयरफोर्स और नेवी। तो जो भारतीय सेनाएं होती हैं इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है एक कमीशन के द्वारा होता है, और एक जो होती है वह खुद संस्था भर्ती कराती है। और यह भर्ती जो होता है वह 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेडमैन होते हैं जिसे हेल्पर भी कहा जाता है, और उसमें तमाम जो वैसे काम होते हैं उन कामों को करते हैं, जबकि जो आर्मी मैन या तो जो जीडी होते हैं जिन्हें जनरल ड्यूटी भी कहा जाता है, वह जो काम करते हैं वह आपके सेना जो काम करती है, जो सीमा की सुरक्षा है या युद्ध की स्थिति हो गई तो उसमें हम लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। तो यह ड्यूटी होता है, चूँकि बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वह सभी लोगों का एक समान होती है। मेरा यह बतलाने का पर्पज़ यहाँ पर है कि जो रसिया में जो स्थिति उपजी है, तो जो भारत में ट्रेडमैन या हेल्पर जो होते हैं लोग, उन वैसी ही उन्हें अपॉइंटमेंट करने के पीछे वही कारण था। लेकिन इनको भारत से इलीगल रूप से बिना बतलाए इनको ब्रोकर के माध्यम से, कुछ जगह ऐसी भी न्यूज आ रही है कि ब्रोकर के माध्यम से इनको कोई बुलाया, और बुलाने के बाद उनको सेना में भर्ती करने का जो आपका हेल्पर के रूप में एमनीशन या अन्य चीज़ें, सामानों को वहाँ पर ले जाने के लिए इधर उधर, फिर इनको फोर्सफुली उसमें इंक्लूड कर दिया गया, सेना में भर्ती कर दिया गया। और अब इनको यूक्रेन बॉर्डर, जो रसिया यूक्रेन की युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन बॉर्डर और यूक्रेन के अंदर इनको भेजा जा रहा है। उसी पर यह भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बाहर निकाला जाए, और भारत की जो विदेश मंत्रालय है लगातार इस पर काम कर रही है कि उनको बाहर कैसे भारत पुनः बुलाया जाए, क्योंकि यह एक ऐसा इशू है कि एक छोटी सी खबर है लेकिन यह एक इंटरनेशनल लेवल की है। ये आप लोग जैसा जानते हैं, इस समय रूस और यूक्रेन युद्ध को, कोई भी युद्ध ऐसे होते हैं तो विश्व की जो विचारधाराएं होती हैं वह 2-3 भागों में बट जाती हैं। तो जो वेस्ट वाले हैं वे पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस की जो है, रूस आपका नॉर्थ कोरिया, चाइना, अन्य देश इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए रूस की तरफ से कोई भारतीय जाकर लड़ रहा है, तो उसका ग्लोबली एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत की ऐसी नीति नहीं है कि भारत किसी के मामले अंतरिम जो इंटरनल मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करे। तो यहाँ से इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर आपकी है, इंडिया ट्रूप आउट मालदीव इंक डिफेंस पैक्ट विथ चाइना। भारत के जो सैनिक हैं जो कि मालदीव में हैं, उन्हें वह बाहर आ रहे हैं, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है, और उनके जगह भारत का समझौता हुआ है कि उनके जगह जो टेक्निकल स्टाफ हैं उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो उसी को देखते हुए अब जो मालदीव आपका चाइना के साथ डिफेंस पर आपका समझौता कर रहा है, इसी को लेकर आपकी खबर है। और इसमें जो खबर दी गई है वह जो 5 दिन के बाद आपका जब गए थे वहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू वहाँ से लौटे, तो उन्होंने एक गंभीर आरोप यह लगाते हुए कह दिया कि मेरा देश कोई छोटा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई हमारे यहाँ आकर धौंस दिलाए। तो उसी पर भारत के जो वह थे
क्या कहते हैं, सॉरी, जो विदेश मंत्री थे उनका बहुत ही अच्छा जवाब आया था। वह कहे थे कि मेरा यह धौंस जताने का अगर हमारा पर्पज होता तो 2022 में जब श्रीलंका क्राइसिस आया था तो हम लोग 4 यहाँ पर देखिए दिया है 4.5 जो बिलियन डॉलर की वहाँ पर हेल्प दी गई थी, वह हेल्प नहीं की गई होती अगर हमारा ध्वंस जमाने का इरादा था। और आप लोगों को यह मैं बतला दूं कि भारत की कभी भी कोई भी ऐसी नहीं रहती है कि भारत बिग ब्रदर की स्थिति में रहे। बस चाइना जो होता है वो अपना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत इन देशों में जितने भी जो गरीब हैं या पुअर कंट्री हैं वहाँ पर इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करता है। और वहाँ हर देश में 2 पार्टियां होती हैं, 2 या 3, और वह एक विचारधारा लेकर चलती हैं। जब विचारधारा लेकर चलती हैं तो एक सरकार गई तो दूसरी आती है तो उसके फेवर में काम करती है और अन्य जितने पैक्ट होते हैं उसको कैंसिल करती है। तो उस स्थिति में चाहिए कि कोई भी देश है, मान लीजिए भारत है, तो भारत का अपना सॉफ्ट नीति के थ्रू वहाँ पर जो भी कार्य चल रहे हैं जिसके चलते वहाँ की जनता भारत के फेवर में सोचे, वह काम को भारत को करना चाहिए। और इसी को लेकर आपका यहाँ पर देखेंगे तो चाइना जो है आपका वहाँ पर अपनी सॉफ्ट नीति के तहत वह जो ग्रीन एम्बुलेंस हैं उसका उन्होंने गिफ्ट के रूप में वहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए 12 ग्रीन एम्बुलेंस वहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिया गया है, जो कि एक चाइना का यह कहा जाए कि एक गिफ्ट दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पूरी तरह वो अपने जाल में इसको मालदीव को लेने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर जो है आपकी, चूँकि चाइना हमारा पड़ोसी है और चाइना का जो डेवलपमेंट या कोई चीज़ होता है तो उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चाइना का जो डिफेंस बजट है वह 7.2% बढ़ा दिया गया है और यह टारगेट रखा गया है, लक्ष्य जो है जीडीपी का वह आपका 5% टारगेट रखा गया है। उसी पर यह पूरी खबर है। आपका जो यहाँ पर दिया गया है कि 7.2% इंक्रीज इन डिफेंस बजट विच ऑलरेडी द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट बजट बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट एट 1.6 ट्रिलियन युआन, जो आपका 222 बिलियन डॉलर के बराबर होता है। और यह विश्व का दूसरे नंबर का डिफेंस बजट जो है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बतलाइए कि भारत का बजट वर्ल्ड में डिफेंस में कितने नंबर का है या भारत अपनी डिफेंस पर कितना बजट खर्च करता है। फिर अगली खबर आपका है, फिलीपींस एंड चाइनीज वेसल कोलाइड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। साउथ चीन सागर जो है वहाँ पर वह डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि चूँकि चाइना का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी चाइना वहाँ पर जो बाउंड्री है आपका उसको ज़्यादा मानते हुए आपका जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके किनारे तक पहुँच जाता है और यह कहता है कि यह एरिया पूरा मेरा है और उस पर किसी बाहरी लोगों के भी हस्तक्षेप की वह मौजूदगी नहीं देखना चाहता है। इसलिए यह जो हमेशा यह चर्चा में आपका साउथ चाइना सी बना हुआ है। वहीं पर जो वेसल थी आपकी फिलीपींस की उसको वहाँ पर जा रही थी और चाइना के द्वारा क्या किया गया कि उसको डायरेक्टली टक्कर मार दिया गया, जिसमें 4 लोग आपके घायल हो गए। और आसियान की बैठक होने जा रही थी, उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी लीडर थे वह इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने इसको बहुत कंडेम किया, मतलब इसकी आलोचना की चाइना की कि चाइना को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। आइए हम लोग एक घटना को देख लेते हैं। ईरान equated at least 834 people last year, the highest since 2015। 2015 से अभी इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो ईरान में है वो मृत्युदंड की सजा दी गई है। उसी को यह खबर है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होती हैं उनके द्वारा जब डेटा प्रकाशित किया जाता है तो यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है।
तो यहाँ पर आपका है जो डेटा जिसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह आपका नॉर्वे बेस्ड ईरान ह्यूमन राइट्स और आपका पेरिस बेस्ड जो है टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी संगठन है, इसी के द्वारा यह कहा गया है, इस डेटा को प्रकाशित किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि 834 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। और आप लोगों को यहीं पर बतला दूं कि 2022 में यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसे हिजाब आंदोलन कहते हैं। क्योंकि अगर ईरान को देखेंगे तो ईरान 1979 में सबसे मेन क्रांति हुई थी यहाँ पर, और उसी के चलते यहाँ पर पुनः जो है एक धार्मिक गुरु को रखा गया और उन्हीं के द्वारा सत्ता में कार्य किया जाता है, उनका अहम भूमिका होता है। और यहाँ पर एक मोरल पुलिस के रूप में काम करती है, जो हिजाब या जिनका बाल जिन महिलाओं का खुला रहता है उनको मॉनिटर करते हैं और उनको टोकते हैं। उसी में महसा अमीनी जो थी 22 वर्षीय महिला, उनका मृत्यु हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो यह विरोध प्रदर्शन जिसे हिजाब आंदोलन के नाम से जानते हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर चलता रहा। और यह आपका है मेटा फॉर ग्लोबल आउटरीच फेसबुक इंस्टाग्राम एंड थ्रेटन। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है इन सबको लेकर मेटा के द्वारा कल आउटरीच हो गया, दो घंटे के लिए करीब। आपका यूएस टाइम जो है 12 बजे उसी समय कल आउटरीच हो गया, लोगों के पहुंच से बाहर हो गया। इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी उसी को लेकर, तो इस खबर को भी आप लोगों को जानना जरूरी है। आइए हम लोग एक हल्की खबर उठा लेते हैं, और यह बेहद ही हल्की है क्योंकि यह परीक्षा के नज़रिए से नहीं महत्वपूर्ण है, बस इसी तरह ताकि आपका जो इतने समय आप पढ़े हैं उसमें थोड़ा एक आध हल्की खबर हो जाए ताकि आप लोग आनंदित हो ले। मैन स्मोक बीड़ी ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट हेल्ड इन मुंबई। मुंबई में इस जो आदमी थे उनको पकड़ लिया गया और वह इंडिगो फ्लाइट में क्या काम कर रहे थे कि वह बीड़ी पी रहे थे। यही एक खबर है, अगर डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब अगली खबर आपकी है, यह कल की है। मूडीज राइजेज इंडिया 2024 जीडीपी फोरकास्ट शार्पली 6.8%। यह मेरा आप लोग पहले अगर देखे होंगे वीडियो तो यह मेरा जो है एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि उसमें ऑप्शन क्या है। और वैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस या अन्य अदर पीसीएस जो हैं आपके एमपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपका अवश्य बनाता है। भले ही 1-2 साल 4 साल में जब भी ऐसा अच्छा न्यूज मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां या संस्थाओं के द्वारा भारत को बतलाया जाता है तो उस पर वह अक्सर खबर उठा देते हैं। मूडी इन्वेस्टर सर्विस शार्पली राइज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट फॉर इंडिया मंडे फॉलोइंग द स्ट्रांग मोमेंटम सीन इन साउथ एशिया इकोनॉमिक इन रिसेंटली क्वार्टर। जो रिसेंटली क्वार्टर में देखा गया है कि भारत की जो साउथ एशिया में है वह मजबूती के साथ बढ़ रही है। विच द रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्टेड विल कंटिन्यू इन 2024। इसको एक्सपेक्ट किया गया है कि यह जो रेटिंग है वह 2024 में भी बनी रहेगी। इंडिया स्ट्रांगर देन एक्सपेक्टेड डेटा इन 2023। भारत की जो यह डेटा है वह आपका 2023 की अपेक्षा और मजबूत है और अच्छी है। हैज काजेड टू राइज अवर 2024 ग्रोथ एस्टिमेटेड 6.8% फ्रॉम 6.1%। जो एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, आपका पहले जो 6.1% था उससे बढ़ाकर अब 6.8% कर दिया गया है। पुनः आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को
ना सिर्फ देखिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर भी कीजिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले यह बतला दूं कि एनसीईआरटी जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है एनसीईआरटी, उसके लिए हम लोग फाउंडेशन बैच चला रहे हैं जो कि बाइलिंगुअल है, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और यह बेसिक टू एडवांस है और यह आपका कक्षा 6 से लेके 12 तक है। और यह एक्सपर्ट जो उस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनके द्वारा यह पढ़ाया जा रहा है। तो इसको आप लोग इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाइए। और अगर आप लोगों का एनसीईआरटी मजबूती से अच्छे से तैयार हो गया तो आगे जितनी भी परीक्षाएं होती होंगी उसमें आप लोगों को एक अच्छा समझ और एक अच्छी रिजल्ट की पूरी संभावना होगी। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लें। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। आप लोगों को ऐसा एक लोगो दिखाई देगा और डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं और उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग एक्सपर्ट के द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चन हैं उसी के आधार पर टेस्ट सीरीज कराते हैं। और आप यह टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी सफलता को और इन्हेंस कीजिए। धन्यवाद।